हाय। सो लास्ट टाइम हमने हमारा जो डेटाबेस है वो RDS पोस्टग्रेस एसक्यूएल पे होस्ट कर दिया था। नाउ कम्स द डेटाबेस स्केलिंग पार्ट। उससे पहले लेट्स कंसिडर ए सिनेरियो, और उस सिनेरियो के बेसिस पे हम हमारे डेटाबेस को स्केल करेंगे और अब हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास सीधे मौत आते हैं एंड दे वांट टू लॉन्च देयर लिमिटेड एडिशन मर्ज ऑन आवर वेबसाइट। तो वो 3 फेजेस में ये करने वाले हैं। सबसे पहला फेज कि वो सिर्फ दिल्ली में लॉन्च करेंगे। तो हमें हमारी वेबसाइट को ऐसे डिज़ाइन करना है कि स्मूथली हमारी ये सेल चली जाए। उसके बाद दे वांट कि वो दो जोग्राफिकल लोकेशन, लेट्स से दिल्ली और पुणे, दोनों जगह पे दे वांट टू लॉन्च दिस मर्ज। तो अब दो साइमल्टेनियसली दो जगह मेरी सेल होगी। और क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन मर्च है तो उनकी जो क्वांटिटीज है वो फिक्स्ड होंगी। मेरे को अपने सिस्टम को ऐसे स्केल करना है एंड डिजाइन करना है कि इट वर्क्स फॉर बोथ द जोग्राफिकल लोकेशन, दिल्ली एंड पुणे। तो हम देखेंगे कि हमारे करंट डिजाइन में क्या इश्यूज हैं एंड वी आर गोइंग टू फिक्स देम एंड स्केल इट फॉर द टू जोग्राफिकल लोकेशंस। उसके बाद थर्ड फेज है ऑल ओवर इंडिया ये मर्च की सेल जो है वो लाइव हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि करंटली हमारे सिस्टम में क्या इश्यूज हैं, उनको फिक्स करेंगे ताकि ये जो हमारा सिस्टम है हम उसको ऐसे स्केल कर सकें कि पूरे इंडिया के लिए जो है इट वर्क स्मूथली। ये पूरा फ्लो होने वाला है आज जो भी चीज़ें आई एम गोइंग टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। फॉर दिस वीडियो आई एम कंप्लीटली फोकसिंग ऑन डेटाबेस स्केलिंग कि इन तीनों फेजेस में डेटाबेस को हम कैसे स्केल कर सकते हैं टू वर्क स्मूथली। अपकमिंग वीडियोस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैशिंग, सीडीएंस एंड एक्सेट्रा जो हम हमारे मर्चिफाई वेबसाइट पे ऐड करेंगे। बट करंटली इस वीडियो का स्कोप डेटाबेस स्केलिंग पे मोस्टली फोकस्ड है कि इन सिनेरियोज के लिए हम हमारे डेटाबेस को कैसे ग्रेजुअली स्केल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वाले सिनेरियो पे आते हैं कि हमको जो मर्च है ये दिल्ली में लाइव करनी है सेल के लिए। बिफोर द सेल अब हमारे डिस्कशन पॉइंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है कि हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत बढ़ने वाला है एंड क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन मर्च है, बहुत कम क्वांटिटी में होगी। तो वी नो दैट कि हमारे ऑर्डर्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे बट हमारे यूजर्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, सर्चेस बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हमारी कंफर्म हो जाती है कि जो मेरे नंबर ऑफ रीड क्वेरीज है ना वो मेरी काफ़ी ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ राइट क्वेरीज से, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स कम होंगे देन सर्च। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होता है, मेरा एक मास्टर सर्वर रहता है, मास्टर डेटाबेस सर्वर, एंड आई हैव मल्टीपल स्लेव डेटाबेस सर्वर्स। दीज आर माई स्लेव्स। दिस इज लेट्स से स्लेव जीरो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। जो मेरा मास्टर डेटाबेस सर्वर रहता है उसको यूज करते हैं हम राइट क्वेरीज के लिए, और जो हमारे स्लेव्स रहते हैं उनको हम यूज करते हैं रीड क्वेरीज के लिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेड रेप्लिकास, क्योंकि ये जो है ये मास्टर के ही रेप्लिका होते हैं बट दे आर ओनली यूज्ड फॉर रीड क्वेरीज। क्योंकि मेरी रीड क्वेरीज ज़्यादा होती हैं दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीपल रेड रेप्लिकास। तो अब कोई भी मेरी राइट क्वेरी आती है तो वो मेरी मास्टर पे राइट हो जाएगी। उसके बाद मास्टर पीरियोडिकली उनको रेड रेप्लिकास को फॉरवर्ड कर देगा, और जो भी रीड क्वेरी आएगी वो मेरी स्लेव से होगी। इस आर्किटेक्चर में देर आर सम इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेप्लिकेशन लैग। जब हमारी कोई राइट क्वेरी आती है और वो मास्टर पे जाती है, उसके बाद जब मास्टर फॉरवर्ड करता है रेड रेप्लिकास को, उसमें कुछ मिली सेकेंड्स लग जाते हैं। तो उन मिली सेकेंड्स में हमारी कुछ रीड क्वेरी आती है, तो वो रीड क्वेरी का जो रिस्पॉन्स है वो स्टेल वैल्यू हो सकती है कोई। तो हमारे रेप्लिकेशन लैग होता है जिससे हमारी कंसिस्टेंसी पे फर्क पड़ सकता है। सेकेंड इशू जो आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स फेल ओवर। यहाँ पे जो मेरे स्लेव हैं उनमें से अगर कोई क्रैश हो जाता है तब मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरा जो मास्टर है अगर वो क्रैश हो जाता है तब मेरे को उससे रिकवर करने के लिए मेरे को कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा मास्टर क्रैश हो जाता है तो मेरे को नया मास्टर चूज करना पड़ेगा मेरे रेड रेप्लिकाज में से। तो देन इलेक्शन होता है स्लेव्स में एंड जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो मास्टर बन जाता है और बाकी सारे स्लेव्स बन जाते हैं। सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसके भी एल्गोरिदम होते हैं, वी आर गोइंग टू लुक दैट इन फ्यूचर। तो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज विद मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। एंड थर्ड इज
स्केलिंग द मास्टर। जो मेरे स्लेव्स हैं उनको स्केल करना तो इजी है, आई कैन हैव एज मेनी स्लेव्स एज आई वांट। पर जो मेरा मास्टर है उसको स्केल करना डिफिकल्ट है। तो उसको स्केल करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। वन इज यूजिंग मल्टी मल्टी आर्किटेक्चर। इसमें हम क्या करते हैं कि मेरे पास मल्टीपल मास्टर्स होंगे। राइट क्वेरी मेरी किसी पर भी आ सकती है। उसके बाद ये दोनों सिंक कर लेंगे वैल्यूज, और दोनों के यहाँ पे हमारे सेम जो रेड रेप्लिकास हैं वो दैट आर सिमिलर। बस हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मास्टर्स हो सकते हैं। दिस मल्टी मल्टी आर्किटेक्चर वी आर गोइंग टू सी अगेन जब जो मैंने सिनेरियो बताया कि हम दो ज्योग्राफिकल लोकेशन दिल्ली एंड पुणे में जब सेल को लाइव करेंगे हमारे मर्चीफाई वेबसाइट पर, तब हम मल्टी मल्टी आर्किटेक्चर को यूज करेंगे। तो देन वी आर गोइंग टू talk about this multi-multi architecture again. Second option to scale our master is using sharding. शार्डिंग में हम क्या करते हैं कि जो मेरा पूरा डेटा है ना जो मेरे मास्टर पे है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ मेरे पूरे डेटा को डिफरेंट मास्टर सर्वर्स पर। मेरा कुछ डेटा इसमें आ जाएगा, कुछ डेटा इसमें आ जाएगा, कुछ डेटा इसमें आ जाएगा। एंड सिमिलरली आई हैव स्लेव्स नोड्स अंडर दीज मास्टर्स। लेट्स से करेंटली मेरे पास दो मास्टर सर्वर्स हैं। दिस इज वेयर वी कॉल इट शार्ड 0, शार्ड 1, एंड दीज आर द रेड रेप्लिकास। तो डेटा डिवाइड करने का क्या मतलब है कि लेट्स से हम एक टेक्निक यूज करते हैं, रेंज बेस्ड टेक्निक। जो भी मेरे यूजर नेम है जो ए से लेकर एम तक है उनका डेटा मैं शार्ड 0 में डाल दूंगा। बाकी जो मेरे एन से लेके जेड तक है उनका डेटा मैं शार्ड 2 में डाल दूंगा। तो अब मेरा डेटा डिवाइड हो गया बिटवीन टू शार्ड्स। अब जो भी मेरी क्वेरी आती है, लेट्स से मेरे पास क्वेरी आई गेट कार्ट फॉर यूजर ABC। तो क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो आई विल रीडायरेक्ट दिस क्वेरी टू शार्ड 0। अब शार्ड 0 के जो रेड रेप्लिकाज है वहां से इस क्वेरी का रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिमिलरली राइट के लिए भी अगर ए से स्टार्ट हो रहा है यूजर नेम तो शार्ड 0 पे फॉरवर्ड हो जाएगा, अदरवाइज मेरा शार्ड 2 पे शार्ड शार्ड 1 पे फॉरवर्ड हो जाएगा। एक और टेक्निक है डिफरेंट शार्ड पे मेरे को फॉरवर्ड करने की जो मेरी रिक्वेस्ट आती है, एंड दैट इज हैश बेस्ड टेक्निक। हैश बेस्ड में क्या होता है कि आई यूज सम हैश टेक्निक जो मैं अपने क्वेरी पे लगाऊंगा। आफ्टर हैशिंग जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा रिक्वेस्ट पर्टिकुलर शार्ड को। तो वन ऑफ द टेक्निक इज यूजिंग मॉड्यूलस। लेट्स से मेरे पास एन नंबर ऑफ शार्ड्स हैं, तो लेट्स से मेरा जो यूजर आईडी है वो लेट्स से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। लेट्स से अगर मेरे पास यूजर आईडी 1 की क्वेरी आती है तो व्हाट आई डू 1%। लेट्स से मेरे टोटल शार्ट्स 2 हैं तो 1% 2 इक्वल्स 1। तो ये क्वेरी मेरी सर्वर 1 के पास चली जाएगी। फॉर यूजर आईडी 2 2% 2 दैट इज 0। ये वाली क्वेरी मेरी शार्ट 0 पर चलाएंगी। तो जो भी मेरे ऑड नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी मेरी क्वेरी शार्ड 1 पर जाएगी। जो भी मेरे इवन नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी क्वेरी मेरे शार्ड 0 पर जाएंगी। सो दिस इज वन वे कि मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दूं। बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी सम इश्यूज विद दिस टेक्निक, एंड वहां पे एक और हमारी हैश बेस्ड टेक्निक आती है यूजिंग कंसिस्टेंट हैशिंग, which is a lot better than this modulus based hash. And future में we are going to design this, so we are going to look at the issues with this modulus and we are going to design consistent hashing. Currently let's go with modulus based hashing. So हमने हमारे काफ़ी इश्यूज सॉल्व कर लिए कि अब मेरे जो डेटाबेस है हम उनकी रेड क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं यूजिंग रेड रेप्लिकास। तो वहां पे हमारा सिस्टम कैन हैंडल दैट ट्रैफिक। और क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग रजिस्टर करने वाले हैं तो मेरी राइट क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, मेरे यूजर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो मैंने शार्ड्स में डिवाइड कर लिया ताकि उतने यूजर्स को हम हैंडल कर पाएं।
तो हमारा जो सिस्टम है उसका डिजाइन हमने जो डिसाइड किया है, इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि दिल्ली में सेल होने से पहले हमारा सिस्टम कुछ इस तरह दिखने वाला है कि जो भी मेरी राइट क्वेरीज आएंगी, इधर वो मेरे शार्ड 0 पर जाएंगी या शार्ड 1 पर जाएंगी, और बेस्ड ऑन देयर यूजर आईडी ओनली हम रेड भी करेंगे कि कौन से रेप्लिका से उसकी वैल्यू रेड होने वाली है। सो कोड के लिए काफ़ी चेंजेस लगेंगे इसमें, क्योंकि हमें एक तो हमें ये शार्डिंग राउटर बनाना पड़ेगा कि पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेरी जो है वो मेरी राइट की है या मेरी जो क्वेरी है वो रेड की है। बेस्ड ऑन दैट फिर हमें यूज़र आईडी के बेसिस पे उसे शार्ड 0 पे या शार्ड 1 पे फॉरवर्ड करना है। सो आई डू द कोड चेंजेस, उसके बाद ब्रीफली आई एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन और कोड में, देन विल सी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है। Yeah, so I have done the changes for sharding. So let's look at them. So first of all, in a settings.py file, database के अंदर, दिस इज माई डिफॉल्ट डेटाबेस जो मेरा पहले से बना हुआ है। बाकी हम क्या करने वाले, शार्ड 0 में वी आर गोइंग टू पुट डेटा ऑफ यूजर्स विद इवन यूजर आईडी, दिस इज माई शार्ड 0, देन अ शार्ड 0 रेप्लिका, देन अ शार्ड 1 जिसमें हम उन यूजर्स का डेटा रखेंगे जिनका यूजर आईडी ऑड है, देन वी हैव अ शार्ड 1 रेड रेप्लिका। सो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी हैं। उसके बाद हमारा है डेटाबेस राउटर। तो दिस इज अ शार्ड राउटर। सो इसके बेसिस पे हमारी जो है क्वेरी जो है वो राउट होने वाली है। सो डीबी फॉर रीड, इसमें इस फंक्शन में फर्स्ट वी आर गेटिंग द यूजर आईडी, और उस यूजर आईडी के बेसिस पे निकालेगा कि ऑड है या इवन है। उसके बाद रेप्लिका नेम लेके आएगा, इधर शार्ड 0 रेप्लिका और शार्ड 1 रेप्लिका, यहाँ से ये लेके आएगा और वो रिटर्न कर देगा कि कौन सा रेप्लिका पे इसको फॉरवर्ड करना है। सिमिलरली फॉर राइट, राइट के लिए भी हम, क्योंकि राइट जो है वो हम शार्ड पे कर रहे हैं, तो यहाँ से हम रेप्लिका की जगह यहाँ पे शार्ड लेके आएंगे। शार्ड नेम भी सिमिलर सेम वैसे ही यूजर आईडी के बेसिस पे विल गेट कि हमें कौन से शार्ड पे राइट करना है, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न दैट। सो अगर वो फंक्शंस में आपको दिखाऊं, तो गेट शार्ड नेम कैसे होगा, यूजर आईडी जो हमने इसमें पास करी थी उसके बेसिस पे शार्ड नेम लेकर आएगा, और गेट शार्ड आईडी यहाँ पे हम सिंपल मॉड्यूलो शार्ड काउंट करके हम निकाल रहे हैं कि शार्ड आईडी क्या है, और उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू रिटर्न दी शार्ड नेम। सिमिलरली रेप्लिका नेम भी वैसे ही हम रिटर्न कर रहे हैं। एंड उसके बाद एनवायरनमेंट फाइल में हमें ये सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। सो नाउ ये वाला हमारे जो कोड चेंजेस थे दे आर डन। नाउ हमको शार्ड 0, शार्ड 1 एंड एंड देयर रिस्पेक्टिव रेप्लिकास ये क्रिएट करने। सो आरडीएस पे वी आर गोइंग टू क्रिएट दीज 4 डेटाबेस सर्वर्स, और उनका डेटा और उनकी कॉन्फ़िगरेशन देन हमें हमारे जो इन्वायरमेंट फाइल है वहाँ पे करनी पड़ेगी, एंड देन वी आर ऑल सेट। देन वी आर गोइंग टू टेस्ट whether it's working or not. So I tried making the databases servers on RDS, but I have free tier, so it doesn't allow these many RDS servers. So we are not going forward with RDS. So I have decided कि मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा, और उस EC2 इंस्टेंस पे अलग अलग पोर्ट्स पे आई एम गोइंग टू होस्ट माई डेटाबेसेस, और वहाँ से देन आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट ऑन दोज पर्टिकुलर पोर्ट्स। तो 5432 पोर्ट पर मेरा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस रहेगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। देन 5433 पर इसमें डिटेल्स होंगी, मे बी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स किसी यूज़र आईडी के बेसिस पे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, और पर्टिकुलर यूजर्स का डेटा है वो आई डिवाइड इट बिटवीन शार्ड्स। तो 5433 पे आई एम गोइंग टू हैव माई शार्ड 0, 5434 पे इट्स रेप्लिका, देन 5435 पोर्ट पे शार्ड 1, एंड देन 5436 पोर्ट पे इट्स रेप्लिका। सो लेट्स डू इट। मैंने एक EC2 इंस्टेंस बना लिया कॉल्ड मर्चिफाई डीबी, और मैंने इनबाउंड रूल्स पे पोर्ट 5432 से 5436 पोर्ट पे आई हैव अलाउड ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम माई, दिस इज माई सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ माई EC2 इंस्टेंसेस, दिस मर्चिफाई सर्वर एंड मर्चिफाई सर्वर 2। सो इन दोनों सर्वर से मेरे डेटाबेस सर्वर पे रिक्वेस्ट आ सकती हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मर्चिफाई डीबी, चारों मेरे जो डेटाबेस हैं वो चल रहे हैं अलग अलग पोर्ट्स पे। या तो दिस इज माई डिफॉल्ट डेटाबेस जो
मेरा पोर्ट 5432 पे चल रहा है, एंड शार्ड 0 रेप्लिका, शार्ड 1 एंड शार्ड 1 रेप्लिका वो भी मेरे चल रहे हैं। फर्दर मैंने अपना कोड जो है EC2 इंस्टेंस पे भी डिप्लॉय कर दिया है, और एनवायरनमेंट फाइल में सारे डेटाबेस सर्वर्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैंने कर दिए। सो मेरा एप्लीकेशन रनिंग है नाउ। आई विल शो यू कि जब मैं कोई यूज़र रजिस्टर करता हूँ उसकी उसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे कैसे शार्ड्स में डिवाइड हो रही है। तो अगर मेरा यूज़र आईडी इवन होगा तो वो मेरे शार्ड 0 में जाएगा, अदरवाइज उसकी डिटेल्स जो हैं वो मेरे शार्ड 1 में रहेंगी। So let's do that. So let me first open a table. So when I register a user, we can see that the data is getting into particular shards. So I'm going to open shard 0 here. Okay, currently in my shard 0, there's one user whose user ID is 6. Because user ID is even, so its data is in shard 0. Let me open shard 1 also. So for this user ID is 7. So its cart is in shard 1. So let me create a user and we'll see how its data is stored. So let me create a user. So let's again check the table. So it didn't come here, so it will be here. Yeah. So अभी ये user 8 हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, जो अभी अभी हमने ऐड किया. So let me add another user. सो आई हैव क्रिएटेड अनदर यूज़र. ये अब मेरा इन शार्ड 1 में जाना चाहिए. सो लेट्स लुक एट इट. हाँ, ये यूज़र ID 9, ये मेरा शार्ड 1 में आ गया. सो अब हमने हमारे शार्ड्स में जो है डेटा डिवाइड कर दिया है. हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है. नाउ आवर एप्लीकेशन इज़ रेडी टू होस्ट इट्स फर्स्ट सेल फॉर सीधे मॉड्स मर्ज. सो सेल होती है एंड इट इज़ सक्सेसफुल. नाउ हमारा आता है फेज़ 2, कि अब हमें दिल्ली और पुणे दोनों जगह सेल लाइव करनी है. तो अब हमारी दो जोग्राफिकल लोकेशंस आ जाती हैं. सो लेट्स मूव ऑन दैट. या तो अब हमें क्या करना है कि हमें दो लोकेशंस पर जो है सेल लाइव करनी है. वन इज दिल्ली, वन इज पुणे. अभी लेट्स कंसिडर कि जो भी मेरी नॉर्थ इंडिया की जो भी मेरी रिक्वेस्ट आएंगी मैं वो दिल्ली वाले सर्वर पे भेजूंगा, और जो भी मेरी साउथ इंडिया से जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो मैं पुणे वाले सर्वर पे भेजूंगा. यहाँ हमारे दिल्ली के सर्वर्स हैं और ये मेरे पुणे के सर्वर्स हैं. सेम आर्किटेक्चर जो यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है, ये सिमिलरली पूरा जो है ये मेरा दिल्ली में होगा, और सिमिलरली पूरा ही मेरा पुणे में होगा. तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है, एंड देन मास्टर है, एंड उसके रेड रेप्लिकाज हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, और मैं यहाँ पे मेरे मास्टर एंड रेड रेप्लिकाज हैं. यहाँ पे अब हमारे मल्टीपल मास्टर्स हो गए. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मल्टी मल्टी आर्किटेक्चर. यहाँ पे अब मेरे जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि मेरे मल्टीपल मास्टर्स होंगे एंड उनके रेड रेप्लिकास होंगे, और इनके बीच में होगा डेटा सिंक, ताकि डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. सो लेट्स फॉलो दिस आर्किटेक्चर. अब दोनों के बीच में हमको क्या पता है कि डेटा सिंक हो रहा है. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस डिजाइन, लेट्स सी कि हमारे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या ट्रेड ऑफ्स हमें इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे, एंड देन वील गो फॉरवर्ड विद द डिजाइन. सो लेट अस कंसिडर कि जो मेरी मर्च है उसकी क्वांटिटी मेरे पास सिर्फ 10 अवेलेबल है. तो अभी मेरी सेल लाइव नहीं हुई, और दोनों जगह मेरी जो क्वांटिटी है वो 10-10 है डेटाबेस में, क्योंकि मेरा डेटाबेस सिंक्ड है. दिस इज अ लिमिटेड एडिशन मर्ज, और 10 से ज़्यादा क्वांटिटी दिल्ली और पुणे को मिला के मैं नहीं सेल कर सकता. तो दिस इज अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो मेरी है. सो अगर मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है तो मेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेरा डेटा सिंक हो रहा है वो हमेशा काम करता रहे. जब हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ये सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा कि मेरा ये जो नेटवर्क है
ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। मे बी मेरे सर्वर्स के इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मे बी जो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है मेरे उनमें कुछ इश्यू हो जाए जिसकी वजह से मेरा ये जो नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क पार्टीशन। और सिस्टम डिज़ाइन में हमें ये अज्यूम हमेशा करके चलना पड़ेगा कि मेरा नेटवर्क पार्टीशन हमेशा हो सकता है। यहाँ पे मेरा है नेटवर्क पार्टीशन, कि कभी भी मेरा सिस्टम जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो अगर मेरा नेटवर्क पार्टीशन हो जाता है तब ये डेटा सिंक काम करना मेरा बंद हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास है एक कैप थ्योरम। सी जो है दैट इज कंसिस्टेंसी, ए इज अवेलेबिलिटी एंड पी इज पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि अगर मैं सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा मेरा सही रहेगा। मे बी उसका रिस्पॉन्स ना आए, मे बी उसमें कुछ एरर आ जाए, बट जब भी उसका रिस्पॉन्स आएगा वो सही आएगा। तो 100% कंसिस्टेंट सिस्टम वही होता है कि वो हर रिक्वेस्ट का सही रिस्पॉन्स देगा। मे बी मेरे पास एरर आ जाए, मे बी मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स ना आए, बट जब भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा दैट शुड बी करेक्ट। सो अगर मैं कभी भी क्वांटिटी के लिए क्वेरी करूंगा ना कि अभी मेरे पास मर्ज की क्वांटिटी क्या है किसी भी सर्वर पे, तो हमेशा उसकी अपडेटेड वैल्यू आनी चाहिए। दैट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। सेकंड आता है अवेलेबिलिटी। एक 100% अवेलेबल सिस्टम वो होता है अगर मैं कोई रिक्वेस्ट भेजूं तो उसका रिस्पॉन्स मेरे को हमेशा मिलेगा। सो मे बी मेरे को टाइम लग जाए, पर इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम मेरे को उसका रिस्पॉन्स जरूर आएगा। मे बी मेरे को गलत रिस्पॉन्स आए बट मेरे को रिस्पॉन्स जरूर आएगा। दैट इज एन अवेलेबल सिस्टम। सो लेट्स से मैं क्वांटिटी के लिए क्वेरी कर रहा हूं तो मेरे को उसका रिस्पॉन्स जरूर आएगा कि मेरी अभी क्वांटिटी 10 है। मे बी मेरे को गलत रिस्पॉन्स आ जाए, मे बी मेरे को कोई स्टेल वैल्यू आ जाए, कोई पहले की वैल्यू आ जाए, पर मेरे को रिस्पॉन्स जरूर आएगा। दैट इज अ अवेलेबल सिस्टम। देन कम्स द पार्टीशन टॉलरेंट सिस्टम। सो अ पार्टीशन टॉलरेंट सिस्टम वो होता है अगर मेरा नेटवर्क पार्टीशन हो जाता है स्टिल मेरा सिस्टम वर्क करे। मे बी मेरी अवेलेबिलिटी कम हो जाए, मे बी मेरी कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो जाए, बट मेरा सिस्टम बंद नहीं होगा। सो दैट इज पार्टीशन टॉलरेंट सिस्टम, कि इन केस ऑफ नेटवर्क पार्टीशन स्टिल माय सिस्टम डजंट क्रैश। तो कैप थ्योरम क्या कहती है? कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, इन तीनों में से हम सिर्फ दो चीजें ही अचीव कर सकते हैं हमारे डिजाइन में। तो क्योंकि जो नेटवर्क पार्टीशन है वो तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वो हमारा कभी भी हो सकता है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेरे को मेरे जो सिस्टम है उसको पार्टीशन टॉलरेंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने सिस्टम को पार्टीशन टॉलरेंट नहीं बनाऊंगा, इन केस ऑफ अ नेटवर्क पार्टीशन मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो मेरे को मेरे सिस्टम को पार्टीशन टॉलरेंट तो बनाना ही पड़ेगा, तो मेरे को पार्टीशन टॉलरेंस तो चूज करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास आता है कि या तो मैं कंसिस्टेंसी को चूज करूं या मैं अवेलेबिलिटी को चूज करूं, क्योंकि मैं सिर्फ दो चीजें चूज कर सकता हूं और पार्टीशन टॉलरेंस तो मैंने चूज कर ही लिया है। सो लेट अस अज्यूम कि हमारे इस सिनेरियो में मैं अवेलेबिलिटी को चूज करता हूं कि मेरा सिस्टम पार्टीशन टॉलरेंट होगा और 100% अवेलेबल होगा। तो आई हैव चोजन एपी। सो नाउ माई सिस्टम इज एन एपी सिस्टम। तो लेट्स से मेरा जो है नेटवर्क पार्टीशन हो जाता है। तो अगर मेरा सिस्टम एपी सिस्टम है दैट इज अवेलेबल एंड पार्टीशन टॉलरेंट, तो मेरा जो दिल्ली का सर्वर है वो भी चलते रहेगा, जो मेरा पुणे का सर्वर है वो भी चलते रहेगा। तो कोई भी रिक्वेस्ट मेरे दिल्ली के सर्वर पे आएगी या पुणे के सर्वर पे आएगी, उनका रिस्पॉन्स जरूर आएगा, क्योंकि नाउ माई सिस्टम इज एन एपी सिस्टम दैट इज अवेलेबल। तो मेरे दोनों सर्वर्स तो काम कर रहे हैं, पर ये जो मेरा डेटा सिंक है ना, ये काम नहीं कर रहा है। तो अब इसमें इशू क्या है? अब मेरा डेटा सिंक काम नहीं कर रहा है, तो अब ये दोनों सर्वर्स जो हैं ये क्वांटिटी के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। इन दोनों में क्वांटिटी जो है वो 10-10 है। और अगर मेरे पास यहाँ पे पुणे में कोई ऑर्डर आता है तो नाउ ये डेटा सिंक काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी, लेट्स से मेरी सेल लाइव होती है और यहाँ पे क्योंकि दिल्ली सर्वर को लग रहा है कि उसके पास 10 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मेरे 10 पूरे सोल्ड हो जाते हैं और यहाँ पे भी मेरे 10 पूरे सोल्ड हो जाते हैं। टोटल में मैंने 20 मर्चेस सोल्ड कर दी, जबकि मेरे स्टॉक में सिर्फ 10 थी। तो यहाँ पे ये हमारा इश्यू हो गया कि इवन दो मेरा जो सिस्टम है वो अवेलेबल है, मैंने कंसिस्टेंसी को सैक्रिफाइस करा, तो यहाँ पे मेरा इश्यू हो गया। जितनी मेरे पास अवेलेबल थी उससे ज़्यादा मैंने मर्ज सेल कर दी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास मर्ज सिर्फ 10 अवेलेबल है। तो मैं अवेलेबिलिटी को सैक्रिफाइस कर देता हूँ,
पर मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम हो जाएगा वो मेरा सीपी सिस्टम हो जाएगा, दैट इज कंसिस्टेंट एंड पार्टीशन टॉलरेंट। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जो मेरा पुणे वाले सर्वर है ना, मैं उसको बंद कर दूंगा कि यहाँ पे अब मेरी कोई भी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मेरी अवेलेबिलिटी तो डाउन होगी, बट मेरी कंसिस्टेंसी हाई होगी, क्योंकि अब मेरी सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो अब मेरे दिल्ली वाले सर्वर पे जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी है वो मैक्सिमम मैं 10 ही सेल कर सकता हूँ, तो मेरे सिर्फ 10 ही सोल्ड होंगे। यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर ली, बट मेरे अवेलेबिलिटी में इशू आ गया कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे पुणे वाले सर्वर पे जा रही है उनका रिस्पॉन्स नहीं जा रहे हैं। सो इन केस ऑफ अ नेटवर्क पार्टीशन हमें चूज करना पड़ता है कि हम हमारे सिस्टम को कंसिस्टेंट रखें या फिर अवेलेबल रखें। हमने यहाँ तो देख लिया कि कंसिस्टेंसी क्यों यहाँ पे मेरे को जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जहाँ पे मैं अवेलेबिलिटी को प्रेफर करूँ कंसिस्टेंसी के ऊपर? सो लेट्स कंसिडर दिस सिनेरियो कि जो मेरी मर्ज है ना, मर्च में मेरे यहाँ पे एक और ऑप्शन है, टू लाइक दिस मर्च। दिल्ली के लोग भी लाइक कर सकते हैं, पुणे के लोग भी लाइक कर सकते हैं। अगर हम लाइक करते हैं तो लाइक का काउंटर बढ़ जाता है। सो लेट्स से मर्च के पहले से जो काउंट्स थे वो 10 थे। तो मेरे को क्वांटिटी पे, क्योंकि मेरे को सिस्टम को कंसिस्टेंट रखना है, सो यहाँ पे मैंने अपने ऑर्डर्स जो हैं वो रजिस्टर करना तो बंद कर दिया कि यहाँ पुणे वाले सर्वर से कोई ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकता। ओके, तो मेरी क्वांटिटी जो है वो सिर्फ यहाँ से ही रिड्यूस होगी दिल्ली वाले सर्वर से, तो क्वांटिटी के लिए कंसिस्टेंट हो गया। पर ये जो लाइक वाला काउंटर है ना, ये स्टिल मेरा अवेलेबल है बोथ सर्वर्स के लिए। दिल्ली पे भी लोग लाइक कर सकते हैं, पुणे पे भी लोग लाइक कर सकते हैं। नेटवर्क पार्टीशन की वजह से यहाँ पे ये डेटा सिंक नहीं हो पा रहा। तो लेट्स से पुणे में 3 पीपल मोर लाइक इट, सो लाइक काउंट हो गया वो 13 हो गया। और दिल्ली वाले में लेट्स से 5 पीपल लाइक इट, सो द लाइक काउंट बिकम्स 15। और जब ये मेरा नेटवर्क पार्टीशन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तब मेरा डेटा वापस से सिंक हो जाएगा और माई लाइक काउंट बिकम्स, यहाँ पे 5 पीपल लाइक, यहाँ पे 3 पीपल लाइक, सो माई लाइक काउंट विल बिकम 18। सो दिस इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, कि मेरा जो लाइक का काउंट है वो मेरा फाइनली जो है इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो चुका है। क्योंकि लाइक के काउंट से फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि लोगों को लाइक का काउंट मेरे को कम दिखेगा तो चलेगा। मेरे पास कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइक का काउंट मेरे को सही वैल्यू रहे। तो इसलिए मैंने जो मेरा लाइक वाला फीचर था उसको मैंने अवेलेबल रखना चूज किया इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंट। पर क्वांटिटी जो है कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हियर। सो दैट्स हाउ वी कैन चूज बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ अ नेटवर्क पार्टीशन। अब हमेशा तो मेरा नेटवर्क पार्टीशन होगा नहीं। सो इन केस कि अगर मेरा नेटवर्क पार्टीशन नहीं है, तब मेरे को चूज करना पड़ता है मेरा लेटेंसी और कंसिस्टेंसी के बीच में। सो देयर कम्स अ थ्योरम कॉल्ड PACELC। दिस इज पार्टीशन टॉलरेंट, दिस इज अवेलेबिलिटी, दिस इज कंसिस्टेंसी, दिस इज एल्स, दिस इज लेटेंसी, एंड दिस इज कंसिस्टेंसी। व्हाट दिस थ्योरम सेज इज, इन केस ऑफ अ पार्टीशन, पार्टीशन के केस में आई हैव टू चूज बिटवीन ए एंड सी, अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, जो मैंने यहाँ पे कैप थ्योरम में देखा। मेरे को ए और सी के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। बट एल्स, मतलब जब मेरा पार्टीशन नहीं है, इन नॉर्मल कंडीशन मेरे को चूज करना पड़ता है लेटेंसी और कंसिस्टेंसी के बीच में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एल्स सिनेरियो, कि जब मेरा पार्टीशन नहीं है, सो लेट्स से कि यहाँ पे मेरे दो सर्वर्स थे, दिल्ली वाला एंड पुणे वाला। मेरे पास एक क्वेरी आई कि जो मेरा काउंट है लाइक्स का, वो मेरे को चाहिए। हम एल्स की बात करें, मतलब यहाँ पे जो सिंक है वो चल रहा है। तो जब मेरे पास कोई क्वेरी आई दिल्ली वाले सर्वर पे कि मेरे को पर्टिकुलर मर्च का जो है उसके लाइक का काउंट चाहिए, तो अभी तो मेरे पास सिर्फ पुणे वाला सर्वर है, मे बी मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं मेरे पास, मे बी जयपुर में हो एक। तो दिल्ली वाला सर्वर क्या करता है, तो जितने भी मेरे पास सर्वर्स हैं उनसे वो लाइक का काउंट लेके आएगा, ताकि वो करेक्ट आउटपुट दे सके। सो एक कंसिस्टेंट आउटपुट के लिए उसे सारे सर्वर से वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, एंड देन इट विल रिटर्न दी करेक्ट आउटपुट। तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, यहाँ पे मेरा टाइम लगेगा सारे सर्वर से चेक करने पे, लेटेंसी हाई हो जाएगी, पर मेरी कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इवन दो मेरी लेटेंसी हाई है, पर मेरी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेरी बेटर है यहाँ पे। बट अगर ऐसा सिनेरियो हो, क्वेरी आई और
दिल्ली वाले सर्वर पे जो लाइक का काउंट था वही रिटर्न कर दें। बाकी सर्वर से मैंने नहीं पूछा कि वहां पे लाइक का काउंट क्या है, बट मैंने यहाँ पे लाइक का काउंट जो है वो रिटर्न कर दिया सिर्फ दिल्ली वाले सर्वर से। तो यहाँ पे मेरी लेटेंसी जो है वो तो इम्प्रूव हो जाएगी, मेरी लेटेंसी तो कम हो जाएगी, तो मेरी लेटेंसी तो अच्छी है, पर मेरे जो कंसिस्टेंसी है वो मेरी बेकार हो जाएगी। जो मेरी वैल्यू है वो मेरी स्टेल वैल्यू हो सकती है। कई बार हमने देखा होगा जैसे यूट्यूब पे, अगर अगर कोई फेमस यूट्यूबर है वो जब अपनी वीडियो डालता है, तो जैसी वो वीडियो डालता है ना, कई बार देखा होगा कि इसका जो व्यू का काउंट है वो कम होता है पर लाइक का काउंट ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब कुछ तो इशू है व्यू के काउंट में, क्योंकि व्यू से ज़्यादा तो लाइक का काउंट नहीं हो सकता। तो जो मेरा व्यू का काउंट आ रहा है ना, वो मेरा कंसिस्टेंट नहीं है। तो लेट्स से कि मेरे अलग अलग सर्वर्स हैं, एक मेरा इंडिया में लेट्स से सर्वर है, एक मेरा यूएस में सर्वर है। तो जो इंडिया में जो लोग व्यू का काउंट देख रहे हैं वो इंडिया वाले सर्वर से आ रहा है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, बाकी सर्वर से उसने अभी सिंक नहीं किया है। सो इन दैट केस तो मेरी लेटेंसी तो अच्छी है, मेरे को व्यू का काउंट बहुत जल्दी दिख जा रहा है, बट मेरा कंसिस्टेंसी इज लो। बट इवेंचुअली जो व्यू का काउंट है वो मेरा सिंक हो जाता है, तो इवेंचुअली इट इज कंसिस्टेंट। बट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता कि मेरे को व्यू का काउंट सही दिखाना है, इसलिए वहां पे हम लेटेंसी को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंसी। सो वी हैव टू लुक एट दीज ट्रेड ऑफ्स वाइल डिजाइनिंग आवर सिस्टम। तो हमारा जो लिमिटेड एडिशन मर्च है, यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी को ज़्यादा प्रेफर करना है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो अब हम इसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर, एंड वील सी कि इसमें इश्यूज क्या है एंड वील ट्राई टू फिक्स दोज इश्यूज। तो अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है। हमारा जो लोड बैलेंसर है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। सो दिस इज कॉल्ड जियो बेस्ड राउटिंग। तो हमारा लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा इधर टू आर दिल्ली डेटा सेंटर और आर पुणे डेटा सेंटर, विच एवर इज क्लोज। एंड हमारे जो डेटा बेसिस है दे आर ऑल्सो सिंक्ड ओवर ए नेटवर्क, और हमारे पास मल्टीपल मास्टर्स हैं, एंड दिस इज वन मास्टर, दिस इज वन मास्टर, एंड आई हैव replicas फॉर ईच मास्टर आई हैव, एंड द मास्टर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड यूजिंग shards। सो ये सिस्टम रेडी है हमारे दो जोग्राफिकल लोकेशंस को सेल सर्व करने के लिए। तो लेट्स से मर्चीफाई वेबसाइट पे सेल लाइव हो जाती है एंड इट गोज वेल फॉर टू लोकेशंस। नाउ हमें ऑल ओवर इंडिया सेल करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम डिजाइन, बस हमारे डेटा सेंटर्स हैं वो अब हमारे मल्टीपल लोकेशंस पे हो जाएंगे इंडिया में। लेट्स से कि एक हमारा मुंबई में हो गया, एक हमारा जयपुर में हो गया। सो लाइक दिस वी कैन हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे नियरेस्ट सर्वर पे जाए और मेरी लेटेंसी बहुत कम हो जाए। बट जितने ज़्यादा मेरे सर्वर्स बढ़ेंगे उससे मेरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी कई सारी। सो व्हाट सिस्टम वी आर प्रपोजिंग फॉर सेल ऑल ओवर इंडिया इज this similar setup that we have done for two geographical locations, but we will have multiple data centers over different locations. So let's see the issues that we are going to face and how we can tackle them. Let us assume कि मेरे तीन डेटा सेंटर्स हैं, वन इन दिल्ली, वन इन पुणे एंड वन इन मुंबई। एंड हमारे इनके साथ डेटाबेसेस भी होंगे। दिस इज़ फॉर दिल्ली, दिस इज़ फॉर पुणे एंड दिस इज़ फॉर मुंबई। अब लेट्स अज्यूम कि अभी हमारी सेल में क्वांटिटी सिर्फ वन बची हुई है, बाकी मेरे सोल्ड हो गए। अब लेट्स अज्यूम कि मेरे पास दिल्ली और पुणे पे साथ में एक ऑर्डर आता है। दिल्ली पे लेट्स से यूज़र ए ने किया एंड पुणे पे यूज़र बी ने किया। अब दिल्ली के पास क्वांटिटी वन है, तो इट विल अज्यूम कि वहाँ पे क्वांटिटी है, तो लेट्स से दिस इज मर्ज नंबर 10, वो ए को सेल कर दी। लेट्स से इसका जो टाइम स्टैम्प था वो था 10 0 0 0 0 0 0 1, जब उसने इसको सेल करी। अब बी है, बी ने भी देखा उसके पास क्वांटिटी वन है, तो यहाँ पे उसने भी 10 जो मर्ज थी वो बी को सेल कर दी एट टाइम स्टैम्प 10 0 0 0 0, लेट्स से 0 2 0। तो ये सोल्ड हुआ, यूज़र को रिस्पॉन्ड कर दिया कि ऑर्डर प्लेस्ड। अब जब ये राइट करने जाएंगे
पुणे जब राइट करेगा अपने डेटाबेस पे और फिर बाकी को बताएगा, और दिल्ली भी जब राइट करेगा और बाकी को बताएगा, जब सिंक होगा डेटाबेस, तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा राइट कॉन्फ्लिक्ट। सो अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंसेंसस, कि बिफोर कमिटिंग टू यूज़र कि ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, मैं, मेरा जो सर्वर है वो बाकी सारे सर्वर से पूछेगा कि क्या मैं ये ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। सो लेट्स से कि जो मेरा दिल्ली वाला सर्वर है उसके पास ये ऑर्डर आया, उसने हम अपनी क्वांटिटी ज़ीरो कर दी, और उसका जो टाइम स्टैम्प था वो ये था। पुणे पे भी लेट्स से जो ऑर्डर आया था उसने भी अपनी जब क्वांटिटी ज़ीरो कर दी और उसका टाइम स्टैम्प ये था, तो दिल्ली वाले ने बाकी सर्वर से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी है। तो बी के पास आया, बी के पास देखा कि ज़ीरो क्वांटिटी हो गई एट दिस टाइम स्टैम्प 20 पे। और मुंबई के पास तो वन, मुंबई के पास वन क्वांटिटी है, और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो पहले का होगा कि वो ऑर्डर तो और पहले आया होगा, लेट्स से 9:50 पे। दिल्ली वाले सर्वर ने जब बाकी सर्वर से पूछा, तो दिल्ली वाले सर्वर को पता चल गया कि मुंबई वाले के पास तो एक क्वांटिटी बची हुई है, तो मतलब इसके पास तो 10th ऑर्डर नहीं आया है। पुणे के पास 10th ऑर्डर आ गया है, पर वो इस टाइम स्टैम्प पे आया है। और दिल्ली वाले के पास जो ऑर्डर आया है 10th वाला वो इस टाइम स्टैम्प पे आया है, तो दिल्ली वाला जो सर्वर है वो जीत जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लास्ट राइट विंस। हमारे सिनेरियो में जिसके पास ऑर्डर सबसे पहले आया है वो जीतेगा। यूजुअली जनरली क्या होता है, जिसकी वैल्यू सबसे लेट अपडेट हुई है वो जीतता है। तो हमारे पास जो 10th ऑर्डर जो सबसे पहले आया है वो जीत जाएगा, और ये वाला जो ऑर्डर है वो ए को चले जाएगा। ओके, नंबर 10 ऑर्डर ए को चले जाएगा। और पुणे वाला सर्वर जब पूछेगा कि दिल्ली और मुंबई से, तो मुंबई के पास तो लेट्स से वन और ये वाले इस टाइम स्टैम्प पे था, पर जब उसने देखा जो दिल्ली वाला सर्वर है उसका टाइम स्टैम्प जो है वो बेटर है पुणे वाले से, कि जो मेरा 10th ऑर्डर आया है वो पहले मेरा दिल्ली वाले पे आया है, तो पुणे जो है इस वाली रिक्वेस्ट को फेल कर देगा, और यहाँ पे ये लॉस्ट हो जाएगा। और ये वाला पुणे वाला सर्वर रिस्पॉन्ड कर देगा कि आउट ऑफ स्टॉक। पर लास्ट राइट विंस में ना एक प्रॉब्लम है, कि हम ये टाइम स्टैम्प के बेसिस पे कर रहे हैं, और जो सर्वर की जो क्लॉक्स होती है ना वो फॉलो करती है एनटीपी, दैट इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। सर्वर की जो क्लॉक होती है ना वो परफेक्टली सिंक्ड नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरा पुणे वाला क्लॉक है वो मेरा 20 मिली सेकेंड आगे चल रहा हो। तो इस केस में क्या हो सकता है कि दिल्ली वाले ने मे बी लेट ऑर्डर किया हो, पर स्टिल उसका टाइम स्टैम्प जीत जाएगा, क्योंकि पुणे वाले सर्वर जो है मेरा वो 20 मिली सेकेंड आगे चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉक ड्रिफ्ट और क्लॉक स्क्यू। जो मेरे सर्वर्स की क्लॉक है वो एक्चुअल टाइम से आगे या पीछे है, और ये क्लॉक ड्रिफ्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी मेरी डेटा कंसिस्टेंसी में इश्यूज आएंगे। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? एक तरीका है जो गूगल यूज़ करता है, दैट इज़, उन्होंने अपना आर्किटेक्चर ही ऐसे बना लिया है, एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ करके और जीपीएस यूज़ करके, ये जो क्लॉक ड्रिफ्ट है ना इसको बहुत कम कर दिया है, 1 मिली सेकेंड्स टू 7 मिली सेकेंड्स। सो गूगल के पास एक ट्रू टाइम एपीआई है विच रिटर्न से टाइम स्टैम्प, और वो एक रेंज में टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। और इसका जो डिफरेंस है ना वो मेरा बहुत कम होता है। जो ये टाइम डिफरेंस है ना इसका, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी विंडो। और उन्होंने हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा बना लिया है एटॉमिक क्लॉक्स और जीपीएस यूज़ करके कि ये अनसर्टेनिटी विंडो है बहुत कम होती है। तो उन्होंने क्लॉक ड्रिफ्ट को बहुत कम कर दिया है। अगर मेरा ऐसा होता है कि मान लो मेरी अनसर्टेनिटी विंडो मेरी 2 मिली सेकेंड की है, और मेरा जो दिल्ली का ऑर्डर है वो 1 मिली सेकेंड पहले आया है पुणे के ऑर्डर से, तो स्टिल मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पुणे वाले को भी वो दे सकता हूँ। अगर मेरा ये जो क्लॉक ड्रिफ्ट है ये मान लो 30 मिली सेकेंड 40 मिली सेकेंड का फ़र्क है, तो उसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारा क्लॉक ड्रिफ्ट है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हो। अनदर वे जो हम यूज़ करते हैं टू, कि कौन विनर है, दैट इज़ यूजिंग वर्जनिंग। तो टाइम स्टैम्प के साथ साथ हम वर्जन भी लेके चलते हैं। ये वर्जन बताता है कि वैल्यू कितनी बार अपडेट हो चुकी है। लेट्स से फर्स्ट टाइम अपडेट हुई तो मैंने वर्जन 1 कर दिया, और किस टाइम स्टैम्प पे चेंज हुई थी। देन वर्जन 2 किस टाइम स्टैम्प पे चेंज हुई थी। जैसे जो हम ये लेके चल रहे हैं ना कि नंबर 10 मर्ज किसको मिल रही है,
नंबर 10 मर्च इसको लिए, यहाँ पे मेरी जो है, लेट्स से यहाँ पे मेरा जो नंबर 9 मर्च है वो इस टाइम स्टैम्प पे चेंज हुई थी। तो ये दिस इज काइंड ऑफ अ वर्जन, कि कौन सा वर्जन मेरा चल रहा है, कितनी बार अपडेट हो चुकी है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि किसका वर्जन सबसे लेटेस्ट है, फिर मैं चेक करूंगा किसका टाइम स्टैम्प सबसे लेटेस्ट है, उसको आई पिक। सो वी कैन यूज दिस वर्जनिंग एंड टाइम स्टैम्प टू पिक कि मेरा विनर कौन है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट राइट विंस। तो हमने ये तो पता कर लिया कि कंसिस्टेंसी मेरे को मेंटेन करनी है, तो मेरे को सारे सर्वर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरी है कि मैं सारे सर्वर से ही पूछूं? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कोरम का। तो कोरम कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें सारे सर्वर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वी वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, मेरे को सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ सर्वर से पूछना पड़ेगा, एंड फ्रॉम दोज मेजॉरिटी ऑफ सर्वर्स आई कैन गेट द लेटेस्ट वैल्यू। सो व्हाट डज अ कोरम सेज, that R plus W should be greater than N if you want strong consistency. तो R क्या है? R is the number of nodes we must read from to get a read acknowledgement। मतलब कि इतने नोड से मेरे को पढ़ना पड़ेगा बिफोर मैं अपने कोई रीड क्वेरी का रिजल्ट दूं। और W क्या है? कि नंबर ऑफ नोड्स दैट मस्ट एक्नॉलेज अ राइट बिफोर इट्स सक्सेसफुल। मतलब कि जब मेरे को इतने नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स मेरे को राइट एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, तभी मैं उस राइट क्वेरी को सक्सेसफुल मार्क करूंगा। एंड एन क्या है? एन इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो मेरे पास है। सो हम यही सिनेरियो लेके चलते हैं, जो कि मेरे पास 3 सर्वर्स है, दिल्ली, पुणे एंड मुंबई। हमने ये सिनेरियो तो देखा, रीड करने से पहले सारे सर्वर्स पे पूछ लूं, या फिर मैं राइट कर रहा हूं तो मैं सारे सर्वर्स पे बोलूं कि ये चीज़ राइट कर दो, तब मेरे पास स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है। बट मेरे को सारे सर्वर्स से रीड या राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मेरे जो रीड प्लस राइट नोट्स हैं वो ग्रेटर देन एन होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे ये इक्वेशन है ये सही है। तो लेट्स से पहले हम ऐसा सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि जो मेरा आर प्लस डब्ल्यू है वो लेस देन एन है। लेट्स टेक कि मेरा जो आर है वो 1 है एंड डब्ल्यू है वो 1 है। मतलब अगर मेरे को रीड करना है तो मैं सिर्फ एक नोड से रीड करके उसका रिजल्ट दे सकता हूँ, और अगर राइट करना है तो सिर्फ मैं एक सर्वर का सिर्फ मेरे को राइट एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा, एंड आई कैन रिटर्न इट सक्सेसफुल। सो लेट्स से कि मेरे पास जो क्वांटिटी बची हुई है वो 1 बची हुई है यहाँ तीनों पे। अब मेरे पास दिल्ली और पुणे दोनों पे ऑर्डर आया है। यहाँ पे ए यूज़र ने किया, यहाँ पे बी यूज़र ने किया। यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी है वो ज़ीरो हो गई, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी 1 है। अब हमने ये एक सिनेरियो तो देखा कि अगर मैं सारे सर्वर से पूछता हूँ और उसके बाद लास्ट राइट विंस लगाता हूँ तो मेरा सही से चल जाएगा, मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बट इन केस अगर मेरा आर अगर मेरा रीड 1 है और राइट 1 है, तब मेरा क्या इशू आएगा? तो लेट्स से, तो ए ने ऑर्डर किया, तो अब दिल्ली वाला सर्वर क्या देखेगा कि उसको सिर्फ एक नोड से रीड करना है। तो उसने खुद के नोड पे रीड किया, तो देखा क्वांटिटी 1 है, तो उसने सोचा कि ये ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उसने अपनी क्वांटिटी ज़ीरो कर दी। एंड उसने राइट के लिए पूछा, कितने सर्वर से पूछना है उसको राइट के लिए? सिर्फ एक सर्वर से पूछना है। खुद का एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया, तो उसने राइट भी कर दिया एंड उसने रिटर्न कर दिया ऑर्डर प्लेस्ड। सिमिलरली बी वाले ने भी यही किया। तो सिर्फ अगर एक से रीड करना है तो उसने खुद के डेटाबेस से रीड कर लिया। राइट एक्नॉलेजमेंट भी उसको सिर्फ 1 ही चाहिए, तो खुद पे उसने राइट कर दिया एंड उसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ? कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो गई। तो इवन दो यहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है बट मेरी कंसिस्टेंसी कम है, यहाँ पे मेरी है वीक कंसिस्टेंसी। अब मेरे पास सेकंड सिनेरियो में लेता हूँ जो मैंने ऊपर भी लिया, आर प्लस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन। बट यहाँ पे मैं जो रीड रख रहा हूँ वो 3 रख रहा हूँ, एंड जो मेरे राइट रख रहा हूँ वो 3 रख रहा हूँ। मतलब सारे नोड से ही मेरे को पहले वैल्यूज लेनी पड़ेंगी रीड का रिजल्ट रिटर्न करने के लिए। राइट का रिजल्ट रिटर्न करने के लिए भी मेरे को सारे नोड्स का एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा। तो इस केस में मैंने ऊपर देखा कि इस केस में मेरी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है।
जैसे मेरे पास अगर कोई भी वैल्यू मेरे को रीड करनी है, मान लो मेरे को क्वांटिटी की वैल्यू रीड करनी है, तो दिल्ली जो है वो सारे सर्वर से पूछेगा किसके पास कितनी कितनी क्वांटिटी है, और जिसके पास भी सबसे लेटेस्ट वैल्यू रहेगी, क्वांटिटी की सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी, वो उसको विन कर देगा और उसको रिजल्ट में रिटर्न कर देगा। सिमिलरली जब उसको राइट करना होगा, तभी भी वो सारे सर्वर से पूछेगा कि क्या ये वैल्यू राइट कर सकते हैं, तो सारे अगर एक्नॉलेज कर देंगे तो वो उस वैल्यू को राइट कर देगा। तो यहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग है, पर यहाँ पे मेरी लेटेंसी बढ़ जाती है, और मेरी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी क्यों कम हो जाती है? लेट्स से कि मेरा एक सर्वर डाउन हो जाता है, लेट्स से पुणे का, अब मैं तीन सर्वर पे मेरे को रीड करना है और तीन सर्वर पे राइट करना है, तो मेरा थर्ड सर्वर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, कि मेरी जो अगर रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएगी इन केस एक सर्वर डाउन हो जाता है। अब मेरा आता है स्वीट स्पॉट, दैट इज, अगर मैं थर्ड सिनेरियो, इसमें मेरा आर प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन एन ही रहेगा, बट मेरा जो आर है वो मैं टू ले रहा हूँ, और जो मेरा डब्ल्यू है वो मैं टू ले रहा हूँ। तो मेरे टू प्लस टू फोर, तो मेरा आर प्लस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन। ओके, तो मैंने कोरम की जो एक कंडीशन है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी की, वो भी मेंटेन करके रखी है, और मैंने अपने सर्वर्स, रीड और राइट सर्वर्स भी कम कर दिए, ताकि मेरी लेटेंसी इंप्रूव हो जाए, मेरी अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, और मेरी कंसिस्टेंसी भी स्ट्रांग रहे। सो लेट अस सी दिस वाला सिनेरियो। ओके, कि मेरे पास तीन सर्वर्स हैं, वन इन दिल्ली, वन इन पुणे एंड वन इन मुंबई। लेट्स से यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो वन है, जो अपडेट हुई थी लास्ट, लेट्स से 9:40 पे। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी टाइम पे अपडेट हुई होगी ये वैल्यू, बिकॉज लास्ट ऑर्डर जिसको भी गया था वो इस टाइम पे सेल हुआ था, तो सबके पास ये वैल्यू अपडेटेड है। अब मेरे पास दिल्ली पे ऑर्डर आया एट लेट्स से 10। अब दिल्ली वाले सर्वर को जब ये पूछना है कि तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी है, तो वो सारे सर्वर से नहीं पूछेगा, वो सिर्फ दो सर्वर से पूछेगा। सो लेट्स से उसने दो सर्वर से पूछा, एक तो खुद से, और एक लेट्स से पुणे वाले सर्वर से पूछा। तो खुद के पास वन क्वांटिटी है एट दिस टाइम स्टैम्प, पुणे के पास दिस क्वांटिटी है विद दिस टाइम स्टैम्प, तो क्वांटिटी वन है। तो दिल्ली वाला सर्वर डिसाइडेड कि वो इस मर्ज को बेच सकता है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो, अब जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे जीरो हो गई, और टाइम स्टैम्प जो है वो ये हो गया कि इस टाइम पे अभी अपडेट हुआ था। अब जब ये राइट करेगा, उसको दो नोड्स पे राइट करना है, एक उसने खुद के डेटाबेस पे राइट कर दिया, तो उसको एक राइट एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। और लेट्स से उसने जो दूसरा वाला राइट किया ना, वो मुंबई वाले पे राइट किया। तो अब मुंबई पे जब उसने राइट किया, तो यहाँ से मुंबई पे भी राइट हो गया जीरो क्वांटिटी, और ये अपडेट हुई थी 10 पर, जो टाइम स्टैम्प यहाँ से आया। और मुंबई वाले ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, उसके बाद अब दिल्ली वाले सर्वर के पास दो एक्नॉलेजमेंट हो गए, तो सिंपली रिटर्न कर सकता है सोल्ड टू यूजर दिस, जिसने भी ये ऑर्डर किया था। अब हम देखें तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरा डेटा इनकंसिस्टेंसी है, यहाँ पे मेरी स्टिल पुरानी वैल्यू है, बट लेट्स सी कि हाउ डेटा इज स्टिल कंसिस्टेंट। सो लेट्स से अब मेरा एक ऑर्डर आता है यहाँ पर एट लेट्स से 11। तो अब जो पुणे वाला सर्वर है, उसको क्वांटिटी रीड करनी है, उसको दो सर्वर्स पे रीड करना है। तो पुणे के पास जो क्वांटिटी है वो है वन, और दूसरा लेट्स से उसने मुंबई से पूछा, मुंबई का है क्वांटिटी जीरो विद 10 दिस टाइम स्टैम्प। तो अब क्या होगा कि अब जो मेरी क्वांटिटी है, ये जो है लास्ट राइट विंस मेरा, ये जीत जाएगा क्योंकि इसका लेटेस्ट अपडेट है। तो अब पुणे वाला सर्वर है, वो अपडेट कर लेगा खुद की वैल्यू विद दिस वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जीरो 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 विद टाइम स्टैम्प 10। तो अब यहाँ पे मेरी लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी जीरो आ गई, तो अब ये यूजर को क्या करेगा, बोल देगा आउट ऑफ स्टॉक। तो हमने देखा कि अगर मैं ये मेंटेन करके रखता हूँ आर प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन एन, तो मेरी कंसिस्टेंसी स्ट्रांग रहेगी। अब इट इज मैथमेटिकली प्रूवन कि अगर मेरा आर प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन एन है ना, तो हमेशा मेरी स्ट्रांग कंसिस्टेंसी रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा एटलीस्ट एक नोड मेरा ऐसा हमेशा होगा जिसके पास मेरी सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन रूल। क्योंकि मेरा आर प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन एन है, तो मेरे पास एक नोड हमेशा ऐसा रहेगा जिसके पास मेरी लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी, तो हमेशा मैं वही पिक करूंगा बिकॉज ऑफ लास्ट राइट विंस। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरम। सो देर आर सम कॉन्सेंसस एल्गोरिदम जो ये कोरम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं,
ताकि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है ना, उनमें ये जो राइट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको हम प्रिवेंट कर सकें। सो देर आर अ फ्यू एल्गोरिदम्स सच एज पैक्सॉस एंड राफ्ट। सो अब हम ये एल्गोरिदम देखते हैं कि कैसे ये एल्गोरिदम्स हम यूज करके जो भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कंकरेंसी राइट्स के, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ पैक्सॉस वर्क्स। सो पैक्सॉस में हमारे दो टाइप्स के नोड्स होते हैं। वन आर प्रपोजर्स, अदर्स आर एक्सेप्टर्स। प्रपोजर्स वो होते हैं जो कुछ चेंज प्रपोज करते हैं, जैसे कि सेल नंबर 10 मर्ज टू यूजर ए। एक्सेप्टर्स वो होते हैं जो जो भी चीज प्रपोज हुई होती है उसके लिए वोट करते हैं। वोट फॉर प्रपोजल्स। तो लेट्स सी कि ये काम कैसे करता है। लेट्स से वी टेक आर सेम एग्जांपल। वी हैव 3 data centers. This is our Delhi data center. This is our Pune data center, and this is our Mumbai data center. Now, all of the data centers have their databases. These are application servers. Let us consider कि अभी मेरी जब सेल स्टार्ट हुई है, मेरी स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी है वो 10 है। हर डेटाबेस में हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल में क्या होता है कि दिस इज द प्रपोजल आईडी एंड दिस इज द सर्वर, कि वो प्रपोजल कौन से सर्वर ने किया था। सो लेट्स से दिल्ली के पास एक ऑर्डर आता है बाय यूजर ए। तो दिल्ली एक प्रपोजल बनाता है, तो प्रपोजल कैसा दिखता है उस पे आते हैं। प्रपोजल में हमारा एक होगा प्रपोजल आईडी। एज अ टाई ब्रेकर यूज होता है, विल सी कि कैसे टाई ब्रेकर यूज होगा। सो लेट्स से टाई ब्रेकर मैंने ले लिया सर्वर आईडी। तीनों की सर्वर आईडी लेट्स से इसकी है 1, इसकी है 2 एंड मुंबई की है 3। दिस इज द सर्वर आईडी। सो प्रपोजल आईडी स्लैश सर्वर आईडी, दिस इज द प्रपोजल दैट दिस यूजर ए मेक्स। दिल्ली वाला सर्वर है, वो तीन सारे सर्वर्स को ये प्रपोजल भेजेगा। उसके बाद जो बाकी नोड्स हैं वो या तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बोलेंगे ठीक है कि ये वाला जो प्रपोजल है हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी मेरी प्रपोजल आईडी यहाँ पर होगी। अब इस प्रपोजल आईडी से छोटी रिक्वेस्ट, इस प्रपोजल आईडी से छोटी प्रपोजल आईडी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। तो लेट्स से जब मेरी सेल स्टार्ट हुई थी तब मेरी प्रपोजल आईडी जो थी वो तीनों सर्वर्स पे 0 थी। तो यहाँ पे मेरी जो प्रपोजल आईडी है सर्वर 1 पे, प्रपोजल आईडी वो 0 है। यहाँ पे मेरी प्रपोजल आईडी 0 है। यहाँ पे मेरी प्रपोजल आईडी 0 है। तो जब पहला यूजर ने जब ऑर्डर किया तो प्रपोजल आईडी मेरी इंक्रीमेंट हो जाती है मेरी लास्ट प्रपोजल आईडी से। तो अब मेरी लास्ट प्रपोजल आईडी 0 थी, अब यहाँ पे मेरी प्रपोजल आईडी बनेगी 1। सर्वर आईडी, इसकी सर्वर आईडी है 1। अब ये जो प्रपोजल बना ये भेजेगा बाकी सर्वर्स को। पुणे वाले सर्वर पे और मुंबई वाले सर्वर पे ये प्रपोजल गया। पुणे चेक करेगा कि इसकी जो ये प्रपोजल आईडी है ये इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे छोटी है मतलब ये इसको रिजेक्ट कर देगा, ये वाली प्रपोजल आईडी कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। अभी जो पुणे की प्रपोजल आईडी है लास्ट वो 0 है, तो ये वाली प्रपोजल आईडी वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ देखेगा कि जो प्रपोजल इसके पास आया है उसकी जो प्रपोजल आईडी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, पुणे के प्रपोजल आईडी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यस, पुणे के प्रपोजल आईडी से ज़्यादा है। तो अब पुणे जो है वो प्रॉमिस कर देगा दिल्ली सर्वर को कि ये वाली प्रपोजल आईडी उसने एक्सेप्ट कर ली है। ओके। सो पुणे जो है वो प्रॉमिस भेज देगा कि यहाँ पे जो प्रपोजल आईडी 1 है वो सर्वर 1 को उसने प्रॉमिस कर दिया। दिस इज अ प्रॉमिस। अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, दिस इज अ प्रॉमिस। अब चाहे कोई भी मेरे पास यूजर किसी भी सर्वर का आए, अगर उसका जो प्रपोजल है वो 1 से छोटा है तो वो ये प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। पर अगर इससे ज्यादा आता है तब ये प्रॉमिस तोड़ सकता है, पर इससे कम आएगा तब ये प्रॉमिस नहीं टूटेगा। ओके। तो प्रपोजल आईडी मेरे पास 1 आया था, तो पुणे ने एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया प्रॉमिस दिल्ली को। तो उसने प्रॉमिस रिटर्न कर लिया।
प्रपोजल का, जैसे प्रपोजल आईडी एंड सर्वर आईडी। नाउ सेम, मुंबई के पास सेम प्रपोजल गया, मुंबई का भी जो लास्ट जो मेरा प्रपोजल आईडी था वो 0 था। तो मुंबई ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को, और उसने भी प्रॉमिस रिटर्न कर दिया 1 1 का। अब जैसे ही जो मेरा यूजर ए है, जैसे ही इसके पास कोरम, इसको अचीव हो जाता है, कोरम मतलब मेजोरिटी ऑफ सर्वर जब इसको प्रॉमिस कर देते हैं तो मेरे दिल्ली वाले सर्वर को लगेगा अब मैं जो अपने प्रपोजल है उसको कमिट कर सकता हूँ। तो अब क्या करेगा, तो जब अब मेरा जो दिल्ली वाला सर्वर है वो एमिट करेगा एक्सेप्ट इवेंट विद प्रपोजल आईडी, सर्वर आईडी, जो मेरा प्रपोजल है वो, और साथ में भेजेगा जो नंबर 1 मर्च है, ये अब यूजर ए को सेल कर दो, ये अपने डेटाबेस में राइट कर लो। तो ये जो है, ये अब भेजेगा बाकी सारे नोड्स को। तो खुद खुद के लिए तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब एक सर्वर एक्सेप्ट कर चुका है, अब सिर्फ उसको कोरम अचीव करने के लिए एक और सर्वर बस उसको अगर एक्नॉलेज कर देगा ये एक्सेप्ट, तो इट कैन सेफली रिटर्न टू कस्टमर कि सक्सेसफुल ऑर्डर हो चुका है। ओके, तो इसने खुद तो राइट कर लिया ये, और इसने ये भेज दिया पुणे और मुंबई को। पुणे को भेजा एक्सेप्ट दिस सेम थिंग एंड एक्सेप्ट दिस सेम थिंग। अब पुणे पर आया वो, उस पुणे पर उसने देखा पुणे ने जो प्रॉमिस कर रखा था वो सर्वर 1 को ही कर रखा था, तो जो पुणे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। सिमिलरली मुंबई ने भी प्रॉमिस कर रखा था, 1 जो है, 1 प्रपोजल आईडी 1 सर्वर को उसने प्रॉमिस कर रखा था, तो वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और दोनों जो हैं इसको रिटर्न कर देंगे कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही जो मेरा दिल्ली वाला सर्वर है उसको किसी का भी एक का भी अगर रिस्पॉन्स आ जाएगा एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे पता चल जाएगी कि उसने कोरम अचीव कर लिया है, उसके पास मेजोरिटी आ चुकी है। और अगर उसके पास मेजोरिटी आ गई तो यू कैन सेफली वो कस्टमर को रिटर्न कर देगा कि यूज़र ए का जो है नंबर 1 मर्च मैंने बेच दिया। तो अब मेरे सारे सर्वर्स उस चीज़ को कमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 1, और यहाँ पे राइट हो जाएगा डेटाबेस में कि जो नंबर 1 है वो यूज़र ए को बेच दिया है तीनों सर्वर्स पे। और क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट, जिस जिस सर्वर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब उनका जो ये पीआईडी है ये मेरा बढ़ के 1 हो जाएगा, प्रपोजल आईडी। अब नेक्स्ट कोई भी अगर कोई भी सर्वर प्रपोजल बनाएगा वो प्रपोजल आईडी 2 करके बनाएगा, एक इंक्रीमेंट करके, जो भी उनकी प्रपोजल आईडी है उससे एक इंक्रीमेंट करके प्रपोजल बनाएगा। लेट्स सी कि अब उस सिनेरियो में क्या होता है जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब दो सर्वर्स एक साथ सेम प्रपोजल आईडी से अगर बनाएंगे तब क्या होगा। तो सेम हम यही सिनेरियो लेते हैं। तो मेरे 3 सर्वर्स हैं, दिल्ली, पुणे, मुंबई, सर्वर आईडी 1 2 3, इनके डेटाबेसेस, और यहाँ पे है मेरे पास प्रपोजल आईडी वाली टेबल। लेट्स से मैंने सारी मर्ज भेज दी, अब मेरे पास सिर्फ क्वांटिटी जो है ना वो 1 बची है, तो मेरी प्रपोजल आईडी टेबल में कुछ ऐसे होगा 9 8 7, दिस इज द प्रपोजल आईडी। यहाँ पे कौन से सर्वर आईडी और बाकी चीज़ें कि कौन से यूज़र को बेची, नंबर 7 वाली जो मर्ज थी वो यूज़र सी को बेची, नंबर 8 वाली मर्ज यूज़र डी को बेची, ऐसे होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 7 8 9। अब मेरे पास सिर्फ लास्ट 10th मर्ज है, वो मेरी लास्ट मर्ज है वो बची हुई है, 7 8 9। और तीनों पे जो मेरी मिनिमम प्रपोजल आईडी है, प्रपोजल आईडी जो अभी लास्ट है वो दैट इज 9, प्रपोजल आईडी तीनों पे 9 है। अब क्या हुआ, मेरे दिल्ली वाले सर्वर और पुणे वाले सर्वर दोनों पर यहाँ पे यूज़र एक्स की रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे यूज़र वाई की रिक्वेस्ट आई ऑर्डर करने के लिए। तो अब क्या हुआ, दिल्ली वाला जो सर्वर था उसने अपना प्रपोजल बनाया विद प्रपोजल आईडी 10, सर्वर आईडी 1, ये इसका प्रपोजल है। और यूज़र वाई ने पुणे वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे ये प्रपोजल आईडी जो मेरी बनी दैट इज प्रपोजल आईडी 10
एंड यूजर आईडी 2। लेट्स से दिल्ली वाले सर्वर ने अब प्रपोजल जो है वो आगे फॉरवर्ड किया पुणे को और मुंबई को। ओके, सो लेट्स से मुंबई के पास पहले प्रपोजल पहुंचा दिल्ली का। तो मुंबई ने क्या किया, मुंबई ने प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि मुंबई का जो प्रपोजल आईडी था वो 9 था और दिल्ली ने प्रपोजल आईडी 10 भेजा है। तो मुंबई ने उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं, प्रॉमिस कर दिया कि ये वाला जो है ये मेरे सर्वर 1 को मैं पास कर रहा हूँ। ओके, और उसने यहाँ पे भेज दिया प्रॉमिस वापस, प्रॉमिस दिल्ली को भेज दिया। अब दिल्ली के पास खुद का एक वोट था और एक उसके पास मुंबई का प्रॉमिस आ चुका है, तो दिल्ली को लगेगा कि उसने कोरम अचीव्ड कर लिया है। तो अब वो सेफली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है और वो एक्सेप्ट भेज सकता है। तो उसने एक एक्सेप्ट इवेंट बना लिया। प्रपोजल आईडी था 10, सर्वर आईडी 1, और कि यूज़र एक्स को यूज़र, सॉरी, जो नंबर 10th मर्ज है वो यूज़र एक्स को भेज दो। और ये वाला इवेंट वो बाकी सबको फॉरवर्ड कर देगा, एक्सेप्ट वाला। खुद तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी दोनों में से अगर कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये मेरा फाइनल इवेंट हो जाएगा कि यूज़र को सक्सेसफुली रिटर्न कर देगा। पर उससे पहले क्या होता है, क्योंकि मेरे पास पुणे पर भी ऑर्डर आ चुका है विद प्रपोजल आईडी 10, तो पुणे ने भी रिक्वेस्ट भेज दी मुंबई को और दिल्ली को। जो रिक्वेस्ट नहीं, प्रपोजल भेजा। तो मुंबई के पास जो पहले प्रपोजल था, पहले उसने प्रॉमिस कर रखा है 10 विद सर्वर 1। अब उसके पास जो प्रपोजल आया है वो आया है 10 विद सर्वर 2। तो उसने देखा कि उसने जो प्रॉमिस कर रखा है वो 10 प्रॉमिस कर रखा है, तो यहाँ पे तो मेरा टाई हो गया। उसने फिर देखा सर्वर आईडी, अब सर्वर आईडी से टाई ब्रेकर, तो जिसकी सर्वर आईडी ज़्यादा होगी ये उसको प्रॉमिस कर देगा और पहले वाले जो ओल्डर प्रॉमिस था उसको ये तोड़ देगा। तो अब यहाँ पे जो मुंबई वाला सर्वर है वो ये वाला प्रॉमिस नंबर 1 की जगह नंबर 2 को दे देगा और ये प्रॉमिस रिटर्न कर देगा वो पुणे को। अब पुणे भी सेम करेगा, पुणे के पास एक्सेप्ट 10 टू नंबर 10 जो है वो यूजर वाई को दे दो, क्योंकि पुणे के पास भी अब मेजोरिटी ऑफ सर्वर्स ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, एक तो खुद ने और एक उसके पास मुंबई ने कर दिया एक्सेप्ट। तो अब दोनों सर्वर्स को लग रहा है कि उन्होंने कोरम अचीव कर लिया है, तो दोनों ये एक्सेप्ट इवेंट भेजेंगे। दिल्ली वाला सर्वर जब भेजेगा ये एक्सेप्ट मुंबई के पास, तो मुंबई चेक करेगा उसने प्रॉमिस किसको कर रखा है, उसने प्रॉमिस कर रखा है 2 को। और दिल्ली वाले का जो एक्सेप्ट इवेंट आया है उसमें सर्वर 1 को ये प्रपोजल जा रखा है। तो मुंबई बोलेगा मैंने तो वो प्रॉमिस तोड़ दिया था, तो ये रिजेक्ट कर देगा, तो मुंबई जो है वो रिजेक्ट कर लेगा। फिर दिल्ली जो है वो पुणे के पास भेज, पुणे के पास भी जाएगा सेम एक्सेप्ट वाला इवेंट, तो पुणे भी इसको रिजेक्ट कर लेगा क्योंकि पुणे के पास भी 10-2 का है, तो पुणे भी रिजेक्ट कर देगा। तो अब जब मुंबई और पुणे दोनों ने रिजेक्ट कर दिया तो अब ये जो एक्सेप्ट इवेंट है ये मेरा फेल हो जाएगा। पर सेम अब हम देखते हैं पुणे का जो ये एक्सेप्ट इवेंट बना था, तो जब पुणे का एक्सेप्ट इवेंट गया मुंबई पर, तो मुंबई इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मुंबई ने जो लास्ट प्रॉमिस कर रखा था 10 को सर्वर 2 का, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये भेज देगा पुणे को। और पुणे पुणे के पास मेजोरिटी हो जाएगी कोरम की। तो ये वाला जो मेरा ऑर्डर था ये यूज़र वाई को चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10th, जो नंबर 10 मर्च है वो यूज़र वाई को दे दो, और ये तीनों सर्वर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। 10 है वो यूज़र वाई को दे दो, यहाँ पे भी जो नंबर 10 है वो यूज़र वाई को दे दो, और सक्सेसफुली यूज़र 10 की जो यूज़र वाई के पास चला जाएगा कि ऑर्डर प्लेस्ड। अब मेरे पास 10 10 10 यहाँ पे तीनों सर्वर आईडी है 2, ये मेरा फिक्स हो जाएगा तीनों जगह पे। और जो इनका प्रपोजल आईडी है वो उनका, उसका इंक्रीमेंट 10 10 10 हो जाएगा। अब एक चीज है कि दिल्ली के पास यूजर एक्स की रिक्वेस्ट तो अभी भी पड़ी हुई है, ऑर्डर जो है जो फेल हो गया। तो अब यूजर जो दिल्ली वाला सर्वर है वो वापस एक नया प्रपोजल बनाएगा विद न्यू प्रपोजल आईडी। तो अब क्या यूज करेगा, प्रपोजल आईडी है उसकी 10, वो इंक्रीमेंट करेगा इसमें। दैट इज वो जो नया प्रपोजल बनाएगा दिल्ली वाला वो कुछ ऐसा होगा। दिल्ली वाला नया प्रपोजल बनाएगा यूजर एक्स के लिए विद न्यू प्रपोजल आईडी दैट इज 11,
एंड सर्वर आईडी इज 1। ये नया प्रपोजल बनाएगा और ये भेज देगा पुणे और मुंबई को। पुणे और मुंबई के पास चले गया, ठीक है, पुणे एंड मुंबई। अब वो देखेंगे यहाँ पे प्रपोजल आईडी 10 है उनका, तो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रपोजल को और प्रॉमिस कर देंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, दोनों प्रॉमिस कर देंगे कि हाँ 11th प्रपोजल आईडी पे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिल्ली के पास गया, तो दिल्ली के पास गया, तो दिल्ली दिल्ली के पास गया, तो अब वो एक्सेप्ट इवेंट बनाएगा 11/1। पर अब बिजनेस लॉजिक क्या कहता है, बिजनेस लॉजिक जब ये 11th मर्च जो है वो किसको साइन करने का ट्राई करेगा, यूजर एक्स को। तो अब देखेगा कि मेरे स्टॉक में 11 तो है ही नहीं, 11th मर्च तो है ही नहीं, तो वो इसको फेल कर देगा और रिटर्न कर देगा आउट ऑफ स्टॉक। अगर मेरे पास 11 मर्च होती तो ये एक्सेप्ट हो जाती और यूजर को वो जो मर्च है वो सेल हो जाती। सो दिस इज अ कंसेंसस एल्गोरिदम कि अगर जब मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे जितने भी मेरे नोड्स हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर आते हैं और सारे सर्वर्स को उनको उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो दिस इज अ पेक्सोस एल्गोरिदम। एक और एल्गोरिदम है, दैट इज राफ्ट एल्गोरिदम। तो पेक्सोस एल्गोरिदम जो है दैट वाज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए राफ्ट एल्गोरिदम बना था कि उसको समझना थोड़ा इजी था। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड राफ्ट नाउ। तो मेरे पास राफ्ट में क्या होता है, तीन तरीके के नोड्स होते हैं। वन इज अ लीडर, वन इज फॉलोअर एंड वन इज कैंडिडेट। जो जितने भी मेरे नोड्स हैं उनमें मेरा एक लीडर होगा। हमारे पैक्सॉस में प्रपोजल आईडी जो बनती थी वो हर सर्वर पे अलग अलग बनती थी, हर सर्वर पे ये लॉग टाइप होता था। राफ्ट में क्या होगा, सिर्फ लीडर के पास ही वो एबिलिटी होगी वो लॉग इंडेक्स जनरेट करने की। तो जैसे प्रपोजल आईडी यहाँ पे कोई भी जनरेट कर सकता था, यहाँ पे सिर्फ लीडर जनरेट करेगा वो प्रपोजल आईडी। तो मेरे पास वही हम एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो मेरा लीडर हमेशा एक रहेगा, फॉलोअर बाकी सब फॉलोअर्स होंगे, और कैंडिडेट की जब अगर मेरा कोई लीडर जो है अगर वो क्रैश हो जाता है तो उस टाइम पे मेरा कोई भी यूजर कैंडिडेट बन सकता है और वो बाकी सर्वर्स को रिक्वेस्ट करेगा उसके लिए वोट करने को। अगर उसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तब वो लीडर बन जाएगा, लीडर इन केस ऑफ अ लीडर फेलियर या फिर लीडर क्रैश। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि मेरे दिल्ली, मुंबई, पुणे तीनों सर्वर्स ही मेरे फॉलोअर्स होते हैं। ये भी मेरा फॉलोअर है, ये भी मेरा फॉलोअर है, ये भी मेरा फॉलोअर है। कैसे ये डिजाइंड होता है कि जो लीडर होता है ना, लीडर जो है एक हार्ट बीट सेंड करता है बाकी सारे फॉलोअर नोड्स को कि आई एम अलाइव। और हर सर्वर पे एक टाइम आउट पहले से डाल रखा होता है, रैंडम टाइम आउट होता है 150 सेकेंड से लेके वन लेट्स से 200 मिली सेकेंड्स, 150 to 200 मिली सेकेंड्स। कोई भी इसमें से रैंडम ये पिक कर लेगा डेली। लेट्स से इसने पिक किया 167 मिली सेकेंड्स, मुंबई ने पिक किया 170 मिली सेकेंड्स एंड पुणे ने पिक किया 180 मिली सेकेंड्स। ये क्या है, ये है कि इतने मिली सेकेंड तक अगर दिल्ली वाले सर्वर को हार्ट बीट नहीं मिली लीडर से तो ये कैंडिडेट बन जाएगा और ये बाकी लोगों को बोलेगा कि तुम मेरे लिए वोट कर दो। तो अगर इसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, अगर इसको कोरम अचीव्ड हो जाता है वोट्स का, तो ये मेरे दिल्ली वाला मेरा लीडर बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले टाइम आउट इसका खत्म होगा 167 मिली सेकेंड, क्योंकि अभी मेरा कोई लीडर नहीं है। अभी अगर मेरा कोई लीडर नहीं है तो लीडर से हार्ट बीट नहीं आएगी। तो अब दिल्ली वाले के पास अगर 167 मिली सेकेंड्स तक अगर हार्ट बीट नहीं आती तो अब ये मेरा अब ये कैंडिडेट बन जाएगा मेरा, और ये बाकी सर्वर्स को बोलेगा कि मेरे लिए वोट कर दो। अब क्या होता है, हर सर्वर पे एक लॉग फाइल होती है। लॉग फाइल में होता है कि क्या क्या इवेंट्स अभी तक हो रखे हैं। दिस इज द लॉग इंडेक्स, और यहाँ पे क्या एक्शन हुआ था उस लॉग इंडेक्स के अगेंस्ट। जो दिल्ली वाला सर्वर है ये बाकी फॉलोअर्स को भेजेगा कि मेरे लिए तुम वोट कर दो टू बी अ लीडर। तो बाकी वाले सर्वर किस बेसिस पे इसको वोट देंगे कि जो दिल्ली का जो लॉग टेब जो ये लॉग टेबल है ये मेरे मुंबई और पुणे से कम अपडेटेड नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली वाला जो लॉग है अगर वो कम अपडेटेड है तो मुंबई जो है वो रिजेक्ट कर देगा, वो उसके लिए वोट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर पुणे
पुणे का जो ये लॉग टेबल है, अगर ये दिल्ली वाले लॉग टेबल से अहेड हुआ तो ये भी रिजेक्ट कर देगा। तो दिल्ली को अगर वोट जीतना है तो उसका जो लॉग इंडेक्स है वो मेजॉरिटी ऑफ सर्वर से अपडेटेड होना चाहिए। जितने भी मेरे मेजॉरिटी ऑफ सर्वर्स हैं उनसे ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए। और कोरम में मेरे को पता है कि कोरम में अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ सर्वर से पूछता हूँ तो मेरे को हमेशा कोई ना एक सर्वर तो मेरे को ऐसा मिलेगा जिसका जो है लेटेस्ट अपडेटेड होगा। तो हमेशा मेरा जो लीडर है वो हमेशा वही सर्वर बनेगा जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहेगा। ओके। सो दिल्ली वाला जब भेजता है मुंबई और पुणे को, क्योंकि अभी तक लॉग टेबल्स में खाली है, तो दोनों सर्वर वोट कर देंगे उसके लीडर बनने के लिए। अब दिल्ली जो है मेरा लीडर बन चुका है। इनमें से अगर कोई एक भी वोट करता तभी भी वो लीडर बन जाता, क्योंकि उसको कोरम अचीव हो जाता, क्योंकि दिल्ली के पास खुद का तो वोट है ही है। और मुंबई और पुणे में से किसी एक का उसको वोट चाहिए, तो अब उसको एक का वोट मिल गया, तो नाउ दिल्ली इज द लीडर। लेट्स से अब मेरे पास जो मुंबई वाला सर्वर है उसके ऊपर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि जो मेरी नंबर 1 मर्च है वो यूजर ए को भेज दो। तो अब मुंबई क्या करेगा, मुंबई दिल्ली को भेजेगा ये रिक्वेस्ट कि ये जो नंबर 1 मर्ज है ये यूजर ए को देनी है। तो तुम मेरे को अलाउ कर रहे हो कि इसको देना या नहीं कर रहे। तो दिल्ली क्या करेगा, दिल्ली अपना एक इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक लॉग इंडेक्स बनाएगा। अभी लॉग इंडेक्स मेरा 0 है, तो अब नेक्स्ट लॉग इंडेक्स जो बनेगा वो मेरा 1 बनेगा। और यहाँ पे ये यूजर एक्शन डाल देगा, यूजर ए जो है उसको नंबर 1 मर्ज दे देनी है। और ये जो है दिल्ली ये इंश्योर करेगा कि ये जो लॉग टेबल है ये कॉपी हो जाए मेरे मुंबई और पुणे पे। तो यहाँ पे भी ये जो लॉग टेबल है यहाँ पर भी ये इंश्योर हो जाएगा कि लॉग लीडर को कोई मना नहीं कर सकता। लीडर ने अगर बोला है कि ये लॉग टेबल यहाँ पे होनी चाहिए तो यहाँ पर भी सेम चीज़ विदाउट एनी क्वेश्चनिंग यहाँ पर भी आ जाएगी। यूज़र ए को नंबर 1 मर्ज मिल जाए, यूज़र 1 को यूज़र ए को नंबर 1 मर्ज मिल जाए। तो जैसे ही मेरे जो बाकी के नोड्स हैं वो एक्नॉलेजमेंट दे देते कि उन्होंने राइट कर लिया, तो जैसे ही दिल्ली वाले सर्वर को कोरम अचीव हो जाएगा, जब उसे मेजॉरिटी ऑफ नोड्स ये बता देंगे कि उन्होंने अपने लॉग्स पे उसको लिख लिया है, जो दिल्ली वाला सर्वर है वो कमिट कर देगा और लोकल डेटाबेस पे लिख देगा कि यूज़र ए को जो है दिस नंबर 1 मर्ज मिल चुकी है। एंड सिमिलरली बाकी लोग भी इस लॉग को देख के वो चीज़ कमिट कर देंगे। अब सेम वही सिनेरियो हम देखते हैं जब हमारा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कि जब मेरे दो सर्वर्स पे मेरे पास सेम टाइम पे रिक्वेस्ट आएगी तब क्या होगा। नाउ लेट्स कंसिडर कि मेरे मेरे पास सिर्फ लास्ट मर्ज बची हुई है, नंबर 10 मर्ज। यहाँ पे मेरे बाकी लॉक्स मेरे फुल हो गए हैं, 1 2 अप टू 9 तक मेरे मेरे जो लॉग इंडेक्स है वो फुल हो गए। नाउ मेरे पास 10th मर्ज के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई मुंबई मुंबई से और पुणे से। सो लेट्स से मेरे पास मुंबई से रिक्वेस्ट आई कि जो मेरी नंबर 10 मर्ज है वो यूज़र एक्स को दे दो। और यहाँ पे आई कि जो नंबर 10 की जो मर्ज है वो यूज़र वाई। तो दोनों सर्वर्स पे एक साथ दो यूज़र्स ने रिक्वेस्ट कर दी। अब जो मुंबई और पुणे वाले हैं वो दिल्ली को ये दिल्ली क्योंकि लीडर है दिल्ली को भेजेंगे। तो जिसके पास भी दिल्ली की रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको पहला इंडेक्स मिल जाएगा। तो अभी मेरा जो लॉग इंडेक्स होगा वो 9 होगा, तीनों सर्वर्स पे मेरा जो लास्ट लॉग इंडेक्स होगा वो 9 होगा। तो अब दिल्ली वाला नया लॉग इंडेक्स जनरेट करेगा दैट इज 10। और लेट्स से कि मेरी जो मुंबई की रिक्वेस्ट है वो पहले आ गई दिल्ली वाले सर्वर पे, तो यहाँ पे वो लॉग इंडेक्स में दे देगा कि जो यूज़र एक्स है उसको दे दो नंबर 10 मर्ज। और उसके बाद मेरे पास पुणे की आई तो पुणे के लिए लॉग इंडेक्स हो जाएगा 11 वाले को दे दो, यूज़र वाई को दे दो 11th नंबर मर्ज। अब जो दिल्ली वाला सर्वर है वो बाकी लोगों को बोलेगा कि कॉपी कर लो लॉग्स। जो ये कॉपी वाला चीज़ होती है आरपीसी कॉल के थ्रू होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपेंड एंट्रीज। तो अब ये जो जो 10th और 11th लॉग इंडेक्स की फाइल है ये यहाँ पे हमारी कॉपी हो जाएगी, 10th 11th 10th 11th। अब होगा एग्जीक्यूशन। अब जब ये बाकी लोग जो हैं मुंबई और पुणे रिटर्न कर देंगे कि उन्होंने जो है कॉपी कर लिया है, तो जैसी जैसी दिल्ली वाले सर्वर को कोरम अचीव हो जाएगा कि लोगों ने अपेंड कर ली है एंट्री, तब वो कमिट कर देगा इसको। तीनों सर्वर्स पे अब ये जो मेरी दो लॉग एंट्रीज हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जब ये एग्जीक्यूट होंगी तो कैसे होंगी,
पहले यूजर एक्स को 10th वाली मर्ज दे देंगे, ठीक है। तो यूजर एक्स के पास ये नोटिफिकेशन चली जाएगी कि ऑर्डर सक्सेसफुल। उसके बाद नंबर 11 पर की जो यूजर है उसको नेक्स्ट वाली मर्ज दे दो, दैट इज नंबर 11। अब जब ये एग्जीक्यूट होने लगेगा तब देखेंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो तो बची ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी जीरो हो चुकी है, यूजर 10 को दे दिया है। तो यहाँ पे यूजर वाई को हम रिटर्न कर देंगे आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक लीडर है, जो मेरे लॉग इंडेक्स जनरेट हो रहे हैं वो एक एक करके हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा और इजी हो जाता है पैक्सॉस से। क्योंकि पैक्सॉस में हम हमें प्रॉमिस करना पड़ता है कि ये वाला लॉग इंडेक्स हमने इसको प्रॉमिस कर दिया। मेजोरिटी ऑफ सर्वर जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम उसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लॉग इंडेक्स है मेरा लीडर ही जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को इश्यू नहीं होगा लॉग आईडी एक्सेप्ट करने का। जो लीडर ने कह दिया वो बाकी सर्वर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा क्वेरीज का। अब बात आती है व्हाट हैपन्स अगर मेरा लीडर जो है वो क्रैश कर जाता है, तो वो वाला सिनेरियो देखते हैं। सो मेरे पास वापस से तीन सर्वर है, दिल्ली वाला, पुणे वाला एंड मुंबई वाला। अब हमको ये पता है कि दिल्ली वाला भी लीडर है, तीनों की कुछ ना कुछ लॉग लॉग फाइल है। लेट्स से कि तीनों की अपडेटेड है और लास्ट लॉग इंडेक्स जो है वो 10 है तीनों पर, और दिल्ली वाला सर्वर है वो फेल हो जाता है। अब जो मेरे बाकी के सर्वर्स हैं उनका रैंडमली एक टाइम आउट सेलेक्ट होगा 150 और 200 के बीच में। लेट्स से पुणे वाले का जो टाइम आउट है लेट्स से वो 170 मिली सेकेंड है और मुंबई का है 180 मिली सेकेंड। इतनी देर वो वेट करेंगे कि दिल्ली का हार्ट बीट उनके पास आ जाए। जैसे ही मेरे लास्ट हार्ट बीट अगर 170 मिली सेकेंड से पहले आई थी, तो पुणे वाले को पता चल जाएगा कि जो देर इज सम इशू विद द लीडर, लीडर के साथ इशू है। तो अब पुणे वाला क्या करेगा, पुणे बन जाएगा कैंडिडेट और वो जाएगा वोटिंग के लिए। तो वोट के लिए किस, खुद का वोट तो उसके पास है ही, उसे कोरम अचीव करना है। तो अब वो जाएगा मुंबई के पास। मुंबई अपनी लॉग एंट्री में चेक करेगा क्या इसकी जो लॉग एंट्रीज हैं, मुंबई की जो लॉग एंट्री है वो पुणे वाले लॉग एंट्री से ज़्यादा तो नहीं है। अगर मुंबई पे जो लॉग एंट्री है वो बड़ी हुई तो वो रिजेक्ट कर देगा इस वोट को, एल्स वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे हमारी इक्वल है तो ये एक्सेप्ट कर देगा वोट और उसको वोट दे देगा। अब पुणे के पास क्या हो चुका है, कोरम हो चुका है, पुणे वाले सर्वर ने कोरम अचीव कर लिया है, वो मेरा पुणे वाला सर्वर लीडर बन जाएगा। नाउ लेट्स टेक अ केस कि जो मेरे पुणे वाला जो मेरा सर्वर है उसके लॉग्स मेरे लैग कर रखे हैं। जो पुणे वाला सर्वर है उसके लॉग्स लेट्स से 10 तक है और जो मेरे मुंबई वाले हैं उसके 11 तक है। मेरा जब लीडर डाउन हो गया तो पुणे वाले सर्वर के 170 मिली सेकेंड्स पूरे हो गए। तो अब पुणे वाले ने बोला कि आई वॉन्ट टू बी ए लीडर, और उसने खुद को एक वोट दे दिया, उसके पास एक वोट हो गया। फिर उसने मुंबई को भेजा, मुंबई ने देखा कि मेरी लॉग एंट्रीज तो ज़्यादा है पुणे से, तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा। अब इसके पास कोरम अचीव नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, आफ्टर 10 मिली सेकेंड इसके 180 मिली सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे और इसके पास अभी तक लीडर का हार्ट बीट नहीं आया। तो इसके पास अगर हार्ट बीट नहीं आया, 180 मिली सेकेंड हो गए, ये बोलेगा कि मैं कैंडिडेट बन गया हूँ, अब आई वॉन्ट टू बी ए लीडर, तो खुद का तो वोट दे देगा। अभी जाएगा पुणे के पास, पुणे के पास लॉग एंट्रीज हैं 10 तक, मुंबई के पास से लॉग एंट्रीज 11 तक, तो पुणे इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसके लिए वोट कर देगा। और अब मेरे पास जो मुंबई वाला सर्वर है वो कोरम अचीव कर लेगा एंड इट विल बिकम लीडर। तो ऐसे हमारा लीडर सिलेक्शन होता है। एक हमने ये केस देखा था पहले जब मैंने कहा था कि लीडर सिलेक्शन होता है हमारा मास्टर स्लेव में, वो भी इसी तरीके का होता है। जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे अगर मेरा मास्टर ये फेल हो जाता है ना, तो सिमिलरली इसी तरीके से रेड रेप्लिकाज में से एक मास्टर बन जाता है। जो भी मेरा सबसे अपडेटेड रेड रेप्लिका होगा वो मेरा मास्टर बन जाएगा। सो आई गेस दैट्स इट। डेटा स्केलिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, where it is, we have started from this architecture 4 and then we scaled to this architecture, जहाँ पे हमारे पास सेम सिंगल एक डेटा सेंटर पे हमारे पास मल्टीपल शार्ड्स हैं एंड मल्टीपल रेप्लिकाज हैं उनके। अगर देखें तो इस तरीके से देन हमने उसे इम्प्लीमेंट किया हमारी वेबसाइट पर।
उसके बाद हमें मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस पे अपने डेटा सेंटर्स लगाने थे। सो हम मूव किए ये वाले आर्किटेक्चर पे। दिस इज आर आर्किटेक्चर 6, समथिंग लाइक दिस। मल्टीपल डेटा सेंटर्स, लोड बैलेंसर जो है जियो राउटिंग यूज करके लोकेशन के हिसाब से पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे रिक्वेस्ट भेजता है। एंड अब इतने सारे मेरे अगर डेटाबेसेस होंगे तो मेरे को डेटा कंसिस्टेंसी की बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हमने वो सारे इश्यूज जो हैं वो कैसे कंसेंसस एल्गोरिथम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखा हमने। दिस इज हाउ हम इतने बड़े स्केल पर डेटा कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। एंड अगर कोई सर्वर फेल होता है स्टिल वी कैन रिकवर फ्रॉम इट विदाउट लूजिंग एनी डेटा। सो यस, आई गेस दैट्स इट। थैंक्स, बाय बाय। तेरे भाई को चाहिए नहीं कोई रीजन टू पॉप ऑफ और भाई जाए हार्ड है म्यूजिक का सॉफ्ट स्पॉट और बीच कटाना लेके करेगा चॉप चॉप पर आएंगी वो याद तक जस्ट टू टॉक टॉक में करूंगा नॉक नॉक तो पिटेंगे ऑफ पॉप हम बांटेंगे मॉक पॉट है सारा गेम ऑन लॉक हमारे जैसा लेवल पे करेगा और कौन और गले में खजाना लेके घूमे तो बॉस डॉग जीने का कारण दोस्त रैप और फैमिली जो चूल्हे भाई बनता है सोना वैसे ये साथ में माइक और कोई नहीं प्लान बी साथ में कैसे भी लगती महंगी साथ में फैम और अब लाखों फैंस भी शो पे थोड़े बैरिकेड नेशन की स्टैम्पीड अब जाने पूरी बिल्डिंग कौन रहता है ऊपर लेक्स लूथर सुपरमैन नहीं तेरा भाई यहाँ पे पहुंचा है बहुत भगाई सोया नहीं मैं 200 नहीं और अब भी ये पैर बचते के जमीन पे